हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम टेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आपने टेंसेस को बहुत सीख लिया लेकिन फिर भी आप उनको भूल जाते हैं। तो आपको ना एक प्रैक्टिस सेशन की जरूरत है। तो आज हम आपके लिए टेंसेस की एक प्रैक्टिस क्लास लेकर आ गए हैं, जिसमें हम सभी टेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ साथ हम टेंसेस के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे कि किस तरह से हम किस टेंस को पहचान सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना। सेंटेंस है चिंटू डैश फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे, है ना। अब यहां पर देखिए, आपको यहां पर जो यहां पर ये डैश दिया हुआ है, खालिस्तान जो है ब्लैंक, तो यहां पर आप बता सकते हैं कि क्या आएगा। अटेंड आएगा, अटेंड्स आएगा, इज अटेंडिंग आएगा या वाज अटेंड आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहां पर इनमें से क्या आएगा। देखिए, यदि आपको टेंसेस क्लियर है ना, तो आप आसानी से बता दोगे कि यहां पर क्या आएगा। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि यहां पर क्या आएगा, तो चलिए आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, हमारे जो टेंसेस होते हैं ना, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या इंपॉर्टेंट है? हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब ये जो टेंसेस हैं, इनको हमने तीन भागों में बांटा था, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, है ना। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब देखिए, प्रेजेंट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट है, इसमें हमारी लगेगी डू डज। क्या लगेगी? डू डज। पास्ट में क्या लगेगी? डिड। और फ्यूचर में क्या लगेगी हमारी? फ्यूचर में लगेगी विल। ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट में हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेंगी? इज एम आर। कौन कौन सी? इज एम आर। और पास्ट में लगेगी वाज वर। ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर होगा, इसमें लगेगी, क्या लगेगी? विल बी। इसमें हमारी विल बी लगेगी। ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो प्रेजेंट है, उसमें हमारा हैज और हैव इस्तेमाल होता है, और इधर पास्ट में हमारा हैड इस्तेमाल होता है, और इधर हमारा विल हैव इस्तेमाल होता है। क्या? विल हैव। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, और यही पूरा लफड़ा होता है जो बच्चों के समझ में नहीं आता है ना। देखिए, यहां पर जो हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा पास्ट है और फ्यूचर है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, प्रेजेंट के कौन से टेंस की है। अब जैसे कोई आपसे पूछने लगे, बताओ भैया इज एम आर कहां पर इस्तेमाल होता है, आप यूं तो बता दोगे कि प्रेजेंट में होता है। कोई पूछने लगे वाज वर कहां पर इस्तेमाल होता है, तो आप बता दोगे पास्ट में होता है। कोई पूछने लगे विल हैव कहां पर इस्तेमाल होता है, तो आप ये भी बता दोगे कि विल हैव हमारा फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस्तेमाल होते कहां पर है? देखिए, ये जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं, ये सब की सब आपकी किसमें लगेंगी? इंडेफिनेट में। किसमें? इंडेफिनेट में। ठीक है। और इधर ये जितनी भी हैं, ये है आपकी कॉन्टिन्यूअस की। किसकी? कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है। और इधर ये जितनी भी हैं, ये है आपकी परफेक्ट की। किसकी हेल्पिंग वर्ब है? परफेक्ट की आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ हैड कहां पर इस्तेमाल होता है, तो आपको बताना है कि अच्छा, सर ने ये चार्ट बनाया था, हैड हमारा पास्ट के किसमें? परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। विल हमारा फ्यूचर के इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। तो आपको ना ये चार्ट याद रखना है। यदि आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया, तो ये लगा लो आप टेंसेस का कोई भी सवाल आसानी से क्लियर कर दोगे। ठीक है। अब यदि आपको ये चार्ट याद नहीं है, तो आप सेंटेंस को बनाते टाइम अटक जाओगे, आपसे सेंटेंस बनेगा ही नहीं। मुझसे लिखवा कर ले लो आप। ठीक है। अगर आपकी याद है तो आप आसानी से बना दोगे। तो चलिए इसी के बेसिस पर कुछ हम सवाल करते हैं। ठीक है। उससे पहले देखिए, आपको एक बार ना इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, कौन सा? प्रेजेंट। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान। ठीक है। वर्तमान काल। ठीक है। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। ठीक है। और जो हमारा फ्यूचर है, क्या? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। ठीक है। अब प्रेजेंट से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उनको हम प्रेजेंट में बनाएंगे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उनको हमने पीछे देख लिया, क्या क्या थी? इज एम आर, हैज हैव,
और डू डज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और पास्ट में कौन कौन सी आ रही थी, वाज वर, ठीक है, और हैड, और इसके बाद डिड, ये आपकी पास्ट की हेल्पिंग वर्ब थी। फ्यूचर में कौन कौन सी आ रही थी, फ्यूचर में आपकी आ रही थी विल, और विल से बने ही है जितने भी हैं, विल, विल बी, विल हैव बीन, ये सब के सब आपके विल से बने हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। अब इसके बाद ना आपको सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे कि हम कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस बनाओगे। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मैंने आपको बताई दी है कौन कौन सी टेंस में कौन कौन सी इस्तेमाल होती है, ठीक है। यदि आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर आपकी वर्ब आएगी, और सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। यदि आपको इंटरोगेटिव में लिखना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी वर्ब आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जब हम आगे जाके सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। जब हम आगे जाके सेंटेंसेस बनाएंगे तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक छोटी सी बात और मैं बता दूं जो आपको सेंटेंसेस को बनाने में सबसे ज्यादा मतलब काम आएगी। यदि आप कहीं पर इजएमआर को लिखा हुआ देखते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होगा कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपको कहीं पर वाज वर लिखा हुआ दिखाई दे तो वाज वर का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा था, ठीक है, पास्ट में कोई काम हो रहा था। कहीं पर आपको हैज हैव लिखा हुआ दिखाई दे, हैज हैव का मतलब है कि कोई काम खत्म या शुरू हो चुका था, काम खत्म हो चुका था या शुरू, ठीक है, हो चुका था, ठीक है, हो चुका, अच्छा हैज हैव है तो हो चुका है, प्रेजेंट में है, ठीक है। यदि हैड की बात करें तो हैड में यही केस रहेगा कि कोई काम खत्म या शुरू हो चुका था, ये पास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यदि आपको कहीं पर डू डज और डिड कहीं पर लिखा हुआ दिखाई दे, ये मैं आपको पहले बेस को क्लियर करा रहा हूं, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यदि आपको डू डज और डिड दिखाई दे तो इसका मतलब है कि सेंटेंस हमारा या तो नेगेटिव में बनेगा या हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनेगा, किसमें, इंटरोगेटिव में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको मैं इनकी फॉर्म से बता देता हूं कि इनके साथ वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लगेंगी। यदि आपका वाज वर है या फिर इज एम आर है, वाज वर है या फिर इज एम आर है, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी लगेगी, ठीक है। यदि आपका हैज हैव और हैड है, हैज हैव और हैड है, तो क्या लगेगा, हैज हैव और हैड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। यदि आपका डू डज या फिर डिड कहीं पर दिखाई दे तो आपको डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और देखिए दो अलग टेंसेज है जिनका अलग स्ट्रक्चर होता है, एक है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनेट, क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, और एक है आपका पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस या ईएस लगाना है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और इधर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सी वर्ब के साथ, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। वाज वर और इज एम आर आपको कहीं पर आगे दिखे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। यदि आपको कहीं पर हैज हैव और हैड दिखे तो आपको उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि आपको डू डज या डिड में से कोई भी दिखे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखिए जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, सॉरी ये जो दो टेंस लिखे हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनेट और पास्ट का इंडेफिनेट, इन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। क्यों है अलग, क्योंकि हमें देखिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, लेकिन इनमें आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। प्रेजेंट में क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, और पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या देखा था सबसे पहले, ठीक है,
देखिए आपको ये जो है ये याद रखनी है। यदि आपको ये याद नहीं है, ये जो टेबल मैंने बताई है, तो आप आगे जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसको नहीं कर पाओगे और फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेन लेके लिख लो और फिर हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर एक बताया था, क्या था? चिंटू डैश फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे। इसका मतलब है कि जो चिंटू है वो फुटबॉल की मतलब फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल की क्लास लेता है, कब? एवरी सैटरडे, हर शनिवार को। अब ये जो सेंटेंस है ये किसका है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट में एस या ईएस किस किस के साथ लगता है बताइए? ये लगेगा ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है चिंटू, तो चिंटू के साथ हम क्या लगाएंगे? ना तो हम इज अटेंडिंग लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना वाज अटेंडिंग लगा सकते हैं, दोनों तो हट गए। उसके बाद हम अटेंड या अटेंड्स में से एक लगाएंगे। अब यदि किसी व्यक्ति का नाम है या फिर ही, सी, इट है, उसके साथ जो वर्ब है उसमें एस ई आई एस लगनी बहुत जरूरी है। तो हमने जो अटेंड लिखा था इसमें हमें देखिए एस ई आई एस किस में लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आएगा अटेंड्स। ठीक है, चिंटू अटेंड्स फुटबॉल क्लास एवरी सैटरडे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टेंसेस को समझोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, ये हमारा सेंटेंस है द मार्केट डैश यूजुअली नॉइसी इन द मॉर्निंग। इसका मतलब यह है कि जो हमारी मार्केट है, जो हमारा बाजार है, वो सुबह मतलब नॉइजी रहता है, मतलब उसमें भीड़ भाड़ रहती है, मतलब भीड़ ज्यादा रहती है, लोग ज्यादा आते हैं खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें क्या आएगा? इज, एम, हैज या फिर हैड आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा या ऑप्शन डी आएगा? द मार्केट डैश यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग, बताइए क्या आएगा इसमें? देखते हैं कितने बच्चे इसमें कमेंट कर पाते हैं, बताइए जल्दी से इसमें क्या आएगा? सेकंड वाले में द मार्केट डैश यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग। बताइए जल्दी से। देखिए ये वेरी गुड, अरबाज ने बोला है इज और विशाल ने बोला है हैड। विशाल ने बी बताया था। ठीक है, हैड। ज्योति चौहान ने भी हैड बताया है। भोले शंकर ने ए। महेश, देखिए ये जो सेंटेंस है ना, द मार्केट यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग, इसमें देखिए कोई काम नहीं है, ये एक तरह से आपका सिंपल सेंटेंस की तरह है। किसकी तरह है? सिंपल सेंटेंस की तरह है। ठीक है, तो द मार्केट इज, यहां पर इज आपका इनमें से सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी। अब बताइए इसमें क्या आएगा? ये टेंसेस का ही है। द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी, हैड डिलीवर, वाज, हैज डिलीवर्ड, हैव डिलीवर्ड। बताइए क्या आएगा? द डिलीवरी मैन ने, जैसे आप कोई पैकेट वगैरह मंगाते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, तो उसी तरह का है। तो डिलीवरी मैन ने जो पार्सल था उसको पहले ही क्या कर दिया था? डिलीवरी कर दिया था। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा? द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सही बताते हैं। हिमांशु ने, अच्छा इसमें से बताइए, हैड डिलीवर, वाज, हैज डिलीवर्ड, हैव डिलीवर्ड। तो देखिए इसमें से जो आपका राइट आंसर है ना, देखिए ये तो हो नहीं सकता। आपने पढ़ा था हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज और हैव इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसमें देखिए हैड तो है लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, डिलीवर लिखा हुआ है। वाज इसमें आ नहीं सकता। हैज के साथ डिलीवर्ड, यहां पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव के साथ भी डिलीवर्ड, यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमें देखिए ये जो दो ऑप्शन है ये तो हमारे कट गए। अब इनमें से हमें देखना है कि क्या सही हो सकता है। द डिलीवरी मैन मतलब एक व्यक्ति है, कोई है ना, कोई व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति तो आता है आपका पैकेट के लिए। तो एक जब सिंगल व्यक्ति हो और थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। किस किस के साथ? ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ, या किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज का। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आपका ये जो हैज वाला आंसर है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
ही डैश कनाडा टुमारो, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ही डैश कनाडा टुमारो, आर गोइंग, वाज गोइंग, इज गॉन या नन ऑफ दीज, बताइए क्या आएगा। ही डैश कनाडा टुमारो, इसका मतलब है ही का मतलब है वह, कनाडा मतलब कोई कंट्री है, और टुमारो मतलब जो हमारा आने वाला कल है, मतलब वह आने वाले कल में कनाडा जाएगा, ठीक है, या फिर वह आने वाले कल में कनाडा जा रहा है, इस तरह का कोई सेंस है इसमें। तो देखिए जब मतलब पॉसिबिलिटी फ्यूचर की है तो वाज तो इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, और इज गोन आ नहीं सकता, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आर गोइंग, तो आर भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आर है, तो इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यदि होता तो इसमें ही के साथ हम इज लगाते और गोइंग लगाते, ठीक है, ही इज गोइंग कनाडा टुमारो, इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम विल के द्वारा इस सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं, ठीक है, ही विल, अब इसके बाद हमें लगाना है गो, ही विल गो कनाडा टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से आप टेंसेस को पहचान सकते हैं, उसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रेखा डैश हर रूम फॉर 2 आवर्स, तो रेखा हैव बीन पेंटिंग हर रूम फॉर 2 आवर्स, रेखा हैड बीन पेंटिंग हर रूम फॉर 2 आवर्स, या फिर रेखा वाज बीन पेंटिंग, या फिर रेखा पेंटिंग, बताइए क्या इसमें से सही है। रेखा डैश हर रूम फॉर 2 आवर्स, जल्दी से बताइए इसमें क्या आएगा। देखिए इसमें से जो आपका पेंटिंग है ना, ये तो आपका आ नहीं सकता, क्योंकि आपको देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज, हैव और हैड इनके साथ क्या करते हैं, बिन लगाते हैं, BEEN, है ना, और उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें ING लगाते हैं, और उसके बाद हम सिंस फोर लगाते हैं, जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसके टाइम के हिसाब से हमें सिंस फोर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बताइए क्या होगा, हम इसमें देखिए रेखा के साथ हैव तो हम लगा नहीं सकते, ठीक है, और रेखा के साथ हम वाज बीन पेंटिंग भी नहीं लगा सकते, यानी कि वाज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तो ना हैव लगा सकते हैं ना वाज लगा सकते हैं, ठीक है, और ना पेंटिंग लगा सकते, तो बचा हमारा बी हैड बीन पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें रेखा हैड बीन पेंटिंग हर रूम फॉर 2 आवर्स, इसका मतलब है कि जो रेखा है वो 2 घंटे से अपने रूम को पेंट कर रही थी, ठीक है, ये इसका सेंस है। चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है उसमें है वी डैश फॉर यू, मतलब वी हैव वेटिंग फॉर यू, वी वर वेटिंग फॉर यू, और वी एम वेटिंग फॉर यू, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए इनमें से क्या होगा। वी डैश फॉर यू, तो देखिए इसमें ना आप कभी भी देखना, आप हैज हैव के साथ मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर तो ING लगी हुई है, मतलब ये नहीं आ सकता। वाज वर्ब में अच्छा इसमें ये सही है सिस्टम, ठीक है, एम के साथ भी ये भी सही है, नन ऑफ दीज भी नहीं आ सकता, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब देखिए वी के साथ आप वर लगा सकते हैं, लेकिन वी के साथ आप एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो वी वर वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो बहुत से बच्चे सही भी आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द हंग्री चाइल्ड डैश फॉर 10 मिनट्स, द हंग्री चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, इज क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, और हैव बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स, या फिर वाज क्राइंग। देखिए एक तो आपका ये नहीं आ सकता, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस उसमें देखिए सिंस और फॉर में से कोई आया है और उसके बाद टाइम है, मतलब ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन अभी ये नहीं पता चलता कि ये पास्ट का है या फिर ये आपका प्रेजेंट का है, ठीक है, ये पास्ट का है या प्रेजेंट का, ये नहीं पता चला अभी हमें। तो द हंग्री चाइल्ड मतलब कोई एक बच्चा है जो कि भूख से मतलब रो रहा है 10 मिनट से, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हंग्री चाइल्ड के साथ हम हैज बीन क्राइंग लगा सकते हैं, वेरी गुड लगा सकते हैं, इज क्राइंग लगा सकते हैं, देखिए इज क्राइंग इसमें हम नहीं लगा सकते, ठीक है। हैव बीन क्राइंग इसको भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लड़का एक है और हैव हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, तो इसको नहीं लगा सकते। तो इसमें हम किसको लगाएंगे, ऑप्शन है हमारा इसमें ठीक हो जाएगा, हैज बीन क्राइंग, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा सेंटेंस था। नेक्स्ट है हमारा when you reach there he dash a book, when you reach there जब तुम वहां पहुंचे या पहुंचते हो, he will have reading a book, he will be reading a book, he am a reading a book। देखिए he के साथ कभी भी m नहीं आएगा,
तो ये तो पहली गलत हो गया। ही विल रीडिंग ए बुक, और विल के साथ बी आएगा तब ये सही होगा, जैसे विल बी, फ्यूचर में हम विल के साथ बी लगाते हैं, उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, इस तरह से बनता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, देखिए ये भी सही लिखा हुआ है, और विल हैव रीडिंग ये गलत है, ठीक है, क्योंकि विल हैव के साथ हम रीडिंग नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो विल बी रीडिंग हो जाएगा। व्हेन यू रीच देयर ही विल बी रीडिंग ए बुक, मतलब जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो क्या करेगा, वो एक किताब को पढ़ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, these bags dash heavy, these bags is heavy, am heavy, are heavy या was heavy, बताइए क्या है। तो ये कहना चाहता है कि आपके पास कुछ बैग्स हैं जो कि हैवी हैं, ऐसे कुछ कहना चाहता है। तो एक बात देखिए, these bags, बैग किसी के भी साथ हम एम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आई के साथ लगता है सिर्फ एम, ठीक है। तो एम तो आएगा नहीं, आर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वाज का। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। दीज बैग्स मतलब बैग क्या है, एक से ज्यादा है, एक हो सकता, एक से ज्यादा है तो मतलब 2 होंगे या 3 होंगे 4 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। दीज बैग्स हमने बोला है तो मतलब एक से ज्यादा है, 2 भी 3 भी 4 भी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वाज को जो इस्तेमाल है वो हम सिंगल के लिए करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, वाज भी नहीं आएगा, तो हमारा एम भी नहीं आया। अब हमारा आर और इज बचा, इज का इस्तेमाल भी हम सिंगल के लिए करते हैं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आएगा क्या, आर आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, आर। दीज बैग्स आर हैवी, ये जो बैग्स हैं ये क्या हैं, हैवी हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब थोड़े से ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। यहां पर तो सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए था। चलिए ये आ गए, अब यहां से स्टार्ट करेंगे और ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें देखते हैं कितने लोगों को अच्छे से समझ में आता है। सेंटेंस हमारा ही इज बीइंग सेंट, बताइए ये जो सेंटेंस है ये किसका है, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है, मॉडल्स का है या पैसिव मॉडल्स का है। ही इज बीइंग सेंट, बताइए किसका है। इसका मतलब है कि उसे भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट, उसे भेजा जा रहा है। जल्दी से बताइए कि ये किसका है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स या फिर पैसिव मॉडल्स। देखते हैं कितने बच्चे इसे बना सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है देखिए, ये मॉडल्स का तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स कैन कुड में माइट मतलब शुड वुड होते हैं, तो मॉडल्स तो हमारा है ही नहीं। ये एक्टिव वॉइस का नहीं है, ये किसका सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का। कैसे पता चला, जब भी आपको इज एम और आर, इज एम आर के बाद बीइंग लिखा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि हमारा सेंटेंस पैसिव में है। या फिर जब भी वाज वर्ब के बाद आपको क्या लिखा दिखाई दे, वाज वर्ब के बाद बीइंग लिखा दिखाई दे तो हमारा सेंटेंस किसका हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा भैया पैसिव वॉइस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड, तो बताइए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी हिंदी क्या है। राम पढ़ चुका है, राम पढ़ रहा है, राम ने पढ़ा या फिर राम पढ़ता है, जल्दी से बताइए। राम हैज स्टडीड, इसका सही आंसर क्या है, राम हैज स्टडीड। जितने भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए। राम हैज स्टडीड, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये पहले देखिए सेंटेंस किसका है, ये है आपके प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो राम पढ़ता है, ये परफेक्ट के लिए इंडेफिनेट का है, राम ने पढ़ा ये पास्ट का है, राम पढ़ रहा है ये परफेक्ट का नहीं है, ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो राम पढ़ चुका है ये है इसका राइट, ठीक है। किसी ने कोई काम कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें आपका इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा वह खेल लिया है, वह खेल लिया है। तो बताइए इसकी सही इंग्लिश क्या होगी, वह खेल लिया है, ही हैड प्लेड और ही हैव प्लेड, ही हैज बीन प्लेड, ही हैज प्लेड। ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है या फिर ऑप्शन डी ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। वह खेल लिया है, ही हैड प्लेड, ही हैव प्लेड, ही हैज बीन प्लेड और ही हैज प्लेड। तो देखिए ये तो ये वैसे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये तो ठीक है, और ही के साथ हैव नहीं आएगा ये तो गलत है, पहले ही हट गया। ही के साथ हैज बीन प्लेड, ठीक है, ये भी जो आपका स्ट्रक्चर है वो ठीक है, ठीक है, इसको भी हम गलत नहीं बता सकते। ही हैज प्लेड ये भी ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये किसका है, वह खेल लिया है, ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और इसमें से ही के साथ ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट का है, ये 3 गलत हो गए। तो ये जो फोर्थ वाला है ऑप्शन डी हमारा सही है, ही हैज प्लेड, वह
खेल लिया है या फिर वह खेल चुका है। ठीक है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, क्या उसने खाना खाया? बताइए ये जो सेंटेंस है वो किसका है? ये जो सेंटेंस है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर फ्यूचर का है? क्या उसने खाना खाया? बताइए किसका सेंटेंस है? जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। बताइए किसका सेंटेंस है? क्या उसने खाना खाया? क्या उसने खाना खाया? बताइए किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर टेंस? तो खाया है तो पास्ट की बात है, ये हो नहीं सकता, और ये प्रेजेंट का भी नहीं है। इन दोनों में से बताओ क्या है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है? तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का है, परफेक्ट का भी नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो क्योंकि आपको कैसे पता चले पास्ट इंडेफिनिट का है? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको पास्ट के बारे में पूछ रहा है, पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में पूछ रहा है कि भैया उसने खाना खाया या नहीं खाया। ठीक है, इसलिए पास्ट के इंडेफिनिट का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड वी डू। व्हाट डिड वी डू, बताइए इसकी सही हिंदी क्या है? हमने क्या किया, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हम क्या करें, ऑप्शन सी है हम क्या कर रहे हैं, और ऑप्शन डी है हमने कब किया। बताइए इसकी सही हिंदी क्या है? व्हाट डिड वी डू, जल्दी से बताइए। तो देखिए एक तो ये कि हमने क्या किया है ना, एक है हम क्या करें, एक हम क्या कर रहे हैं वाला सेंस नहीं आ सकता। हमने कब किया, कब आ गया, तो कब तो हम व्हाट के लिए नहीं करते बल्कि व्हेन के लिए करते हैं, ये भी नहीं है। इन दोनों में से है, हमने क्या किया या फिर हम क्या करें, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका जो सही आंसर है वो ये है हम क्या करें, व्हाट डिड वी डू। ठीक है, तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, ठीक है, आप किसी को बता नहीं रहे कि हमने क्या किया। नेक्स्ट है आप उसे जानते हो। आप उसे जानते हो, इंग्लिश में बताइए। डू यू नो, डज यू नो, डू यू नो हिम, डिड यू नो हिम, जल्दी से बताइए आप उसे जानते हो। तो देखिए उसे आना चाहिए, तो उसे के लिए हिम आना चाहिए, इसमें हिम नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन ये डिड का है, ये पास्ट का है, ये आ नहीं सकता। इन दोनों में आपका हिम नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका हिम है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? जिन भी बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म में एस या फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगती है? जल्दी से बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या है जल्दी से बताइए। या फिर वर्ब की फॉर्म में एस या फिर आईएनजी। तो देखिए आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट का सही स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला है यानी कि सेकंड वाला बी, ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं यदि आपको याद नहीं होता है। सेंटेंस है नेक्स्ट, इज ही कमिंग। इज ही कमिंग, बताइए इसमें से क्या सही है? पहला है क्या वह आ रहा था, वह आ रहा है, हम आ रहे हैं, या फिर क्या वह आ रहा है? बताइए क्या ठीक है इसमें से, जल्दी से बताइए। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका किसका है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और वो भी इंटरोगेटिव है। कौन सा है? इंटरोगेटिव। इज ही कमिंग, तो इसका मतलब है कि क्या वह आ रहा है। तो इसमें से ये जो ऑप्शन डी है ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी जो है आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्या वह आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए तो चलिए इसमें से एक सेंटेंस और देखते हैं हम अभी, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल बी कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर पैसिव या फिर बोथ, बी एंड सी, फ्यूचर और फ्यूचर पैसिव दोनों में। बताइए सब्जेक्ट के साथ विल बी किस में लगता है? सब्जेक्ट के साथ विल बी किस में लगता है? जल्दी से बताइए।
प्रेजेंट में, फ्यूचर में, फ्यूचर के पैसिव में, या फिर बी और सी दोनों में। तो देखिए विल आपका ना तो प्रेजेंट में लगेगा, ठीक है, आपका किस में लगेगा, फ्यूचर में। ये फ्यूचर में भी लग सकता है, फ्यूचर के पैसिव में भी लग सकता है। तो ये बी और सी यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। फ्यूचर पैसिव में कैसे लगेगा, तो फ्यूचर में तो ऐसा लगता है कि सबके बाद सब्जेक्ट के बाद विल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में ऐसे लगता है कि सब्जेक्ट के बाद विल और उसके बाद बी आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट होता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं टेंसेस के स्ट्रक्चर्स को। तो यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है टेंस बाय चिंटू सर। क्या करना है, टेंस बाय चिंटू सर, ये आपको सर्च करना है। और आप जैसे ही इसको सर्च करोगे आपको टेंसेस की वीडियो मिल जाएगी और उसमें मैंने कंप्लीट टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और जो सेट है हमारा उसको। तो बताइए V3 एक्टिव वॉइस में कहां लगती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में कहां कहां लगती है, जल्दी से बताइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में कहां कहां लगेगी, हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर ऑल ऑफ अबव। V3 एक्टिव वॉइस में कहां पर लगती है टेंसेस में, हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ भी लग सकती है, इसके साथ भी लग सकती है, इसके साथ भी लग सकती है। तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ अबव, यानी कि इन सबके साथ ही हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हमारी लग सकती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। एक बार फिर से जो है हम ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे अपनी जो हमारी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, टेंसेस को सीखिए, ताकि उसमें आप और अच्छा परफॉर्म कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सभी बच्चों को गुड नाइट, थैंक यू।